अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। पूरी दुनिया के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी कल जब ईरान ने यह अनाउंस किया कि आबने हरमज़ के ऊपर से पाबंदियां उठा ली गई हैं और फौरी तौर पर पूरी दुनिया पेट्रोलियम प्राइसेस और जो मार्केटों में कारोबार था उसके अंदर एक बेहतरी नज़र आई। लेकिन आज दोबारा ईरान की जानिब से जब पाबंदियाँ लगी गई हैं तो वो खुशियाँ भी मांद पड़ गई और एक दफ़ा फिर तशवीश की लहर दौड़ गई। क्या पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया था ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का, उसके अंदर कुछ तअत्तल वो बढ़ता जा रहा है, तवील होता जा रहा है, या कुछ नुकात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर CBM तय किए जा रहे हैं और पाकिस्तान इन CBMs को तय करवाने में अपना एक किरदार अदा कर रहा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि सदर ट्रंप एक जानब ईरान को धमकियाँ देते हैं कि अगर हमारे साथ बुध तक आपने मुज़ाकरात डील मुकम्मल ना की मुज़ाकरात करके तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जबकि दूसरी जानब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कहते हैं कि बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं और ईरान के साथ हम बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रखा है सदर ट्रंप ने और इन मुज़ाकरात के तअत्तल ने। इसके साथ साथ जो एक मुआशी दबाव है दुनिया के ऊपर, उसकी वजह से भी कभी खुशी कभी गम, कभी आबने हरमज़ खुलती है कभी बंद होती है। इन तमाम चीज़ों को हम इस पर आज बहस करेंगे। हमारे साथ इन मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे आसफ़ बाजवा साहब, और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और उनके साथ साथ मेजर राव तसव्वर साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। फरदौस शमीम नकवी साहब, जंग के जो मुज़ाकरात थे उनके अंदर एक तअत्तल आया है और एक कन्फ्यूजन भी पाई जा रही है कि अगर आबने हरमज़ खुली थी तो दुनिया के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन जब आबने हरमज़ को दोबारा बंद किया गया तो दोबारा एक दफ़ा तशवीश फैली है। क्या ख्याल है, ये मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं और क्या उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं या ये थोड़ा सा तवील होगा ये सिलसिला मुज़ाकरात का? जी, पहली चीज तो मैं जरा आपको ने शायद जो तारुफ किया था, मैं पार्टी तहरीक इंसाफ का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और फाउंडिंग मेंबर हूँ, साबिक नहीं। ओ, मादरत चाहता हूँ जी, पीटीआई, मादरत मैं चाहता हूँ। एक्टिव पीटीआई का मेंबर हूँ और इस वक्त ये जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, इससे कि साबिक होने में कोई फख्र की बात नहीं है ठीक हो गया जी। और फाउंडिंग मेंबर होना ज्यादा फख्र की बात है रादर देन द ओदा कि बिल्कुल मुझे ठीक है। एक ही जमात में 32 साल हो गए। ठीक है हाँ। जी। अच्छा, अब आए जो आपका सवाल था। हाँ। देखिए, दुनिया जो है वो ट्रम्प के ड्रामे देख रही है। हाँ। ट्रम्प साहब बेवकूफ आदमी नहीं है, हाँ। वो निहायत ही शातिर अक्लमंद हैं। ईरान ने उनके साथ जो किया है वो से उससे वो कुछ हवास बाख्ता भी हो गए अच्छा। और मेरे ख्याल से उनके ये सारी चीजें ये हैं कि उनको या तो वो भी किसी चीज की टाइमिंग या तो वो अपनी चाइना विजिट से लिंक किए बैठे हैं हम्म। कि he doesn't want an agreement before the China visit. He wants China to request him certain things regarding Iran, and there he will show, okay, I will give. So this is just a Trojan horse. हम्म। It's a play. ये उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ है इससे कि जो उनकी चाइना के साथ नेगोशिएशन होनी है वो ही wants कि China should make this request to him कि please remove the naval blockade. Once that request comes from China, he'll say कि I'm not doing it for Iran. मैं ईरान की खातिर ये बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे चीन का सदर बहुत पसंद है, वो मेरा यार है, वो बड़ा समझदार आदमी है, उससे मैंने ट्रेड एग्रीमेंट पे बात की थी, उनकी तारीफों की किताबें होंगी, वो कहेंगे मेरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा महबूब है वो यीपिंग है। और मैं उनकी बात को ना नहीं कह सका, इसलिए मैं जो हूं उनकी बात के ऊपर जो है नेवल ब्लॉकेड खत्म कर रहा हूं। और चाइना ने जिम्मेदारी ली है कि ईरान जो है वो ये काम नहीं करेगा जो चाइना ने अभी किया है कि उसने कहा मैंने ये हॉर्मोन्स बंद कर दिए। ये ड्रामा चल रहा है। हम्म। देख, जब सीज फायर हुई थी आप ही के प्रोग्राम में मैं कह दिया था राणा साहब के कि जी हम्म। सीज फायर हो जाए कल तक। हम्म। इसी तरीके से ये जंग खत्म हो चुकी है।
अच्छा। जिसके बाजे बजने थे बज चुके हैं। वो बाजे शादियाने के हैं या उर्दू मुहावरे के तहत हैं कि बाजे बज गए। ये हर पार्टी कहेगी कि शादियाने के हैं। मेरे और आप जैसे मुबस्सिरीन किसी कहेंगे कि शादियाने हैं, दूसरे के कहेंगे बाजे बज। तो मेरे लिहाज से अमेरिका के बाजे बज चुके हैं। अमेरिका अफोर्ड ही नहीं कर सकता बॉडी बैग्स। Therefore, no troops are going to land on the Iranian soil. If they, ये उन्होंने ये गलती की कभी भी, किसी वक्त भी, किसी मौके पे भी, कि अपने फौजियों को ईरान की सरजमीन पे उतारा। ईरान के मरेंगे 100 और अमेरिका का मरेगा 2, तब भी अमेरिका में जितनी वैला होगी वो ट्रम्प बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अच्छा। तो के वियतनाम में भी क्या हुआ था, वियतनामी कितने हाँ। मरे, यही प्रोपोर्शन थे। लेकिन वो एक कौम थी, उन्हीं ने अपनी आजादी ली। अफगानिस्तान में तो फिगर ही नहीं देते। जैसे कि पाकिस्तान वाले तो भेड़ बकरियां हैं अमरीकियों के सामने, उन्होंने कोई इंसान को ही समझते हैं बाकी दुनिया को। खासतौर पे ट्रम्प जैसे इंसान, जो आदमी पोप की बेइज्जती कर दे, जो अपने प्रेसिडेंट ट्वीट में 2 दफा एफ वर्ड इस्तेमाल कर लो, 1 दफा बास्टर्ड कहते क़यादतों को दूसरी मुल्क की, और 1 दफा नहीं कई दफा। ये तो अमेरिकी अवाम को फैसला करना है कि उनके मुल्क की इज्जत इसमें है कि ऐसे शख्स को ऐसी जगह पे रखा जाए। लेकिन मेरा तजिया तो ये सिर्फ चीन के लिए कर रहे हैं कि चीन से दरखास्त आएगी। फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर तो भी इस बात पे राजी होंगे कि अच्छा हम चीन से कहलवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इसको चीन के दौरे से मुंसलिक किया है। अभी इस जानब कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि चीन के दौरे की अहमियत क्या है, और ट्रंप इस वक्त चीन का दौरा, जो जंग लगी हुई है चीन का दौरा करने जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है, क्योंकि एजेंडा अभी तक कुछ सामने नहीं आया। आप क्या समझते हैं कि इसमें वाकई ये सिग्निफिकेंट है, ये जो इस वक्त टूर करने जा रहे हैं चाइना का? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल चीन का दौरा जो है वो तकरीबन मिड मई में है या उसके बाद, और इतना अरसा जो है ये इस तरह की सूरत हाल गल्फ में नहीं रह सकती। एक बड़ी ही साहब लिंक करने को कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ये 15 मई के बाद होगा। चीन से रिक्वेस्ट आ जाएगी 4 से 5वें दिन हो जाएगा। he'll do a favor and then go to सर इट्स क्वाइट पॉसिबल। चले वो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मैं आई रिस्पेक्ट योर व्यूज। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रम्प बिल्कुल इस वक्त एक बहुत ही अनरिलायबल किस्म के हेड ऑफ स्टेट का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। कभी वो एकदम कह देते हैं कि जी आई एम क्लोज टू अ डील विद ईरान, और आई एम रेडी टू कम टू इस्लामाबाद। तो जाहिर बात है पूरी दुनिया में एक हंगामा शुरू हो जाता है। सब लोगों की नजरें इस्लामाबाद पे होती है कि जनाब अब ये, और फिर हमारे आर्मी चीफ जो है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए हैं मुख्तलिफ दौरों पे। खासकर आर्मी चीफ का जो ईरान का दौरा था, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान इनकलाब उनकी लीडरशिप के साथ भी उनकी बड़ी, मैं समझता हूँ, डिटेल गुफ्तगू होगी। जाहिर बात है हर चीज पब्लिक नहीं की जा, मैटर होते हैं इस किस्म के नेगोशिएशन। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सडनली चेंज हुआ है कि ईरान ने एकदम फिर हार्ड लाइन पोजीशन ली है दरियाए आबनाए हुर्मुज़ के वाले से। देखिए वहां पे जो पाकिस्तान इनकलाब और वो लोग जो है ना, वो एक खास अपना एक माइंडसेट है, और वो एक बड़ा हार्ड लाइनर माइंडसेट है कंपेयर टू द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो मुझे लग रहा है कि जो ये बातें चल रही थी कि जी $20 अरब ईरान को दिए जाएंगे और 350 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम जो है वो उनसे ले लिया जाएगा, पता नहीं वो पाकिस्तान की कस्टडी में होगा, चीन की कस्टडी में होगा या रूस की कस्टडी में, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर अपना कुछ और सैंक्शन उठाने की बात हो रही है, जो उनके फ्रीजिंग फंड्स को डिफ्रीज करने की बात हो रही है बाय द $1 billion, $100 billion। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे देयर इज अ डिवीजन between the Pashtun इनकलाब, the revolutionary guard जो है, and the political forces। Political forces मेरा ख्याल है बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले को रैप अप किया जाए as soon as possible, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है बड़ी तबाही और बर्बादी जो है वो देखी है। पाकिस्तान ईमानदारी से चल रहा है,
पाकिस्तान ने कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया अभी तक कि जनाब हम को बाइस्ड हैं या हम ईरान के इंटरेस्ट ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं या हम जो है एक कोई ट्रम्प जो है हम उसकी बातों पे जो है उनको आगे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कोई इंडिकेशन पाकिस्तान ने नहीं दी, टोटली न्यूट्रल। और यही वजह है कि अभी तक हम जहां तक पहुंच चुके हैं। अब तो देखें उसको खबरें क्या है कि इस्लामाबाद में तो अब बिल्कुल लग तो यही रहा है कि बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो गई है टू होस्ट दी नॉट ओनली दी अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड द ईरानियन प्रेसिडेंट। जो सुनने आ रहा है कि अगर यू क्लोज टू रिकॉर्ड तो फिर ये दो आएंगे, प्लस और बड़े हेड ऑफ स्टेट्स हैं, तुर्किया, कतर, इजिप्ट का नाम लिया जा रहा है, सऊदी अरेबिया, और गालिबन ये फ्रांस के प्रेसिडेंट की भी बात हो रही है, कुछ और भी हेड ऑफ स्टेट है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से इट इज बीइंग हैंडल्ड वेरी वेरी सीरियसली। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, अंग्रेज का मुहावरा है, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। लास्ट मिनट तक जब तक सब कुछ ठीक ठाक हो ना जाए, तय ना पाए, कहीं ना कहीं कोई फुलझड़ी कोई छोड़ देगा, कोई कुछ ट्रम्प की फिर कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है ना जी, या कोई बॉम्बिंग अटैक्स को फिर शुरू हो जाएंगे लेबनान में, या कोई फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन ईरान में या मिडिल ईस्ट के किसी और मुल्क में हो जाएगा, तो जिससे मामला फिर डिरेल हो जाएगा। तो भी ओनली प्रे कि इस किस्म की चीज ना हो। ब्रिगेडियर साहब, कहता हूँ बात तो बड़ी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, ये सारे उम्मीद भी करते हैं और सारे ख्वाहिशमंद भी हैं कि ऐसे ही हो, जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर हो और पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान इसी तरह अपना किरदार अदा। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से आपने भी बात की, नकवी साहब ने भी की, कि अनप्रडिक्टेबल एक शख्सियत है उनकी, एक तो वो सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, जो इजराइल है उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या अमेरिका ने जो अभी लबनान में इजराइल को कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्या उसको मुश्किल बुनियादों पे वो कंट्रोल कर पाएगा? ये बड़ी एक अहम बात है। आसफ बाजवा साहब, आप अभी बात सुन रहे थे, असल में इस वक्त जो मुज़ाकरात में एक मेन पॉइंट है वो है यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो अमेरिका के हवाले करेगा इस सीज़ फायर के बदले? दूसरा ये भी बताइएगा कि अमेरिका का ये मुतालबा कि ईरान से उसका एनरिच्ड यूरेनियम वापस लेना, ये कितना हकीकत पसंदाना मुतालबा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, वक्त दिया। मैं थोड़ी सी विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि जो बातें ब्रिगेडियर फरूक साहब ने की, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने इसको समेटा है, और ये बिल्कुल हकीकी तौर पे उन्होंने इसको इसकी इंटरप्रिटेशन की है। देखिए, सिर्फ एक फिक्र, बाजवा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोई इंटरनेट का इशू आया है, तो उतनी देर मैं मेजर साहब आपको वेलकम करता हूँ, आप हमारे शो में आए। अच्छा जी, बात यह है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है इसमें एक तअत्तुल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर तशवीश पाई जा रही है। और अभी जो फरदौश में नकवी साहब, उन्होंने तो यह कहा कि जंग तो ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका जो उसने करना था वो कर लिया, अब जंग। अच्छा, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से भी ना अमेरिका के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट और बाकी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या ये ईरान जंग जीत चुका है? और प्रेसिडेंट ट्रंप उसके ऊपर खासा वो सीखपा हुए कि नहीं, हम जीते हैं। आप क्या समझते हैं कि जंग में पलड़ा किसका भारी है? और दूसरा ये, क्या ये एक वक्ती तौर पर एक सीज़ फायर है या मुश्किल बुनियादों पर ये जंग ख़त्म हो गई? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। पहली बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ कि देयर आर टू गवर्नमेंट्स, वन इजरायली गवर्नमेंट एंड अदर इज USA गवर्नमेंट। दे आर फाइटिंग दिस वार, वेयर एज देयर पीपल, देयर अवाम जो है ना, जो उनकी अवाम है, इजराइल के भी इवन अभी उस माइंड सेट में है कि इस लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए और इसको किसी तरीके से बंद करना चाहिए, क्योंकि इजरायली अवाम ने भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम इजराइल के अंदर पास किया है। पिछले दिनों में जो भी लड़ाई चलती रही, उन्होंने भी मिसाइल फेस किए, डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखी है जो ईरान ने उधर पहुंचाई है। इसी तरह USA के जो लोग हैं वो भी इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे, गो कि मीडिया पर इतना ज़्यादा नहीं आने दे रहे वो, लेकिन टोटल दो गवर्नमेंट है, एक USA ट्रंप गवर्नमेंट और नेतन्याहू की गवर्नमेंट, जो ये लड़ाई लड़ना चाहते थे, करना चाहते थे। लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद जो मामला सामने आए
उसमें मेरा ख्याल है ईरान ने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल किया है। और इसी तरह जो अवाम है पूरी दुनिया एक साइड पर है और ये दो गवर्नमेंट एक साइड पर है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आप। सेकेंडली, जो अभी हमारे चीफ आर्मी स्टाफ लगातार एफर्ट कर रहे हैं डे एंड नाइट, एक मिनट भी वो ज़ाया नहीं कर रहे, तो उसका जो इफ़ेक्ट है ना, फाइनेंशियल इफ़ेक्ट, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट हर आदमी की जेब पर पड़ता है। नॉट इन पाकिस्तान ओनली बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी बंदा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रोल के साथ रिलेटेड 100% चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें पावर के साथ चलती हैं। आपका मीडिया भी इसी के साथ है, बाकी लोग भी इसी के साथ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने जो एफर्ट की है उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट गरीबों की जेब पे भी पड़ा है और दूसरे लोगों की जेब पे भी पड़ा है, उनको रिलीफ मिला इसमें। और अभी भी उसने कोई टाइम ज़ाया नहीं कि ईरान के साथ गया, उन्हें जाके उधर जंग बंदी का ऐलान जो हरमुज़ खोलने का जो उसी के विज़िट की वजह से हुआ। लेकिन जब ब्लॉकेट वहाँ पे आया है तो उसकी वजह से 2 बोट उन्होंने इस्तेमाल की है IRGC ने, और उससे उन्होंने उस पर फायर किया है। तो दिस इज़ अ मिस्टेक ऑफ ट्रम्प, जो लगातार ड्यूरिंग सीज़ फायर उधर ब्लॉकेट भी रखता है। उसको ऑनेस्टली सीज़ फायर को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक जानब जंग मुज़ाकरात में जा रहे हैं, दूसरी जानब उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ को उसको ब्लॉक कर दिया। और ईरान ने आज जो बयान दिया उन्होंने यही कहा कि हमने जब अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने हरमुज़ को दोबारा बंद किया है, क्योंकि जब तक ये जंग को मुश्किल बुनियादों पर ख़त्म नहीं किया जाएगा हम इसको नहीं खोलेंगे। बाजवा साहब, आपसे मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप बात कर रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें और इसके ऊपर जो आप यूरेनियम के ऊपर आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो दें। मैं बिल्कुल उस तरफ आऊंगा, तो मैं ये बात कर रहा था, सब दोस्त ये कह रहे हैं कि उनकी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी है। और देखें, जब वो एक हेड ऑफ स्टेट है और पूरी दुनिया को वो समझते हैं भी वो कि वो सुपर पावर है, और ये कोई ऐसे कोई मजाक नहीं है कि वो कोई जो मर्जी बात कर दे। ये उनके पास प्लान होते हैं, पहले प्लान ए है, फिर प्लान बी है, फिर प्लान सी है। वो हर चीजों के ऊपर एक पत्ता फेंकते हैं और उसका देखते हैं कि उसका रद्देमल क्या आया है। और ये ऐसे नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं या ऐसी बात है, वो जानबूझ के ऐसी प्लानिंग करते हैं। वो बड़े तेज तर्रार और शातिर आदमी है, बड़े काया आदमी है। दूसरी दफा वो अमेरिका के सदर बने हैं। वो लोगों का इम्तिहान लेते हैं कि लोग उनकी बातों का रद्देमल क्या देते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या जो मसूदा यूरेनियम है, क्या अमेरिका उसको ले सकेगा? बिल्कुल ये मुमकिनात में से नहीं है, ऐसा किसी सूरत नहीं होगा। ये किसी के दिल में अगर ये खाम चली है ना कि वो ईरान मसूदा यूरेनियम उनको दे देगा, किसी तौर वो नहीं देंगे, लेकिन ये वो गारंटी जरूर दे देंगे कि हम इससे एटॉमिक जो पावर है उसको सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे। ये गारंटी उनको चाहिए। अदरवाइज जो उनके पास जो सारा कुछ है, आज भी उनकी स्टेटमेंट आई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि पहले हम वादा करेंगे और उसके बाद उसकी वापसी का इंतजाम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने एक पत्ता फेंका कि हम उनसे वापस ले लेंगे, लेकिन ये कभी ऐसा मुमकिन नहीं है ना। देखिए, उनके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है ईरान के पास कि हमारे सर पे आपने इजराइल को बिठाया हुआ है, जो अनअनाउंस्ड सुपर पावर है, एटॉमिक पावर है, और आप हमें अपने डिफेंस के लिए भी नहीं कुछ नहीं दे जा रहे। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये मसूदा यूरेनियम उनको दिया जाएगा, ये नहीं होगा। अदरवाइज ये जरूर है कि एटॉमिक जो वेपन्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। जी, ठीक हो गया। नकवी साहब, आसिफ बाजवा साहब ने तो आपके पॉइंट को एंडोर्स किया है कि सदर ट्रम्प के हवाले से। अच्छा जी, ये आपने हरमुज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंस है इस वक्त इस जंग के दौरान, इसमें क्या लग रहा है कि आपने हरमुज़ को इसके ऊपर कोई किसी नुक्ते पे मुत्फिक हो पाएंगे? क्या अमेरिका वहाँ पे जो उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है उसको ख़त्म करेगा? क्योंकि इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, सिर्फ जंग के मुतासरा फरीक ही इसमें नहीं है मुतासरीन, इसमें तो जो भी ट्रेड है सारी पूरी दुनिया की इसमें मुतासर है। देखिए, इट वॉज एन इलॉजिकल ब्लॉकेड। पहली चीज तो है, एक तरफ आप एक मुल्क के साथ समझौता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जब तक एग्रीमेंट नहीं साइन होगा उस वक्त तक हम ईरान की तिजारती जहाज़ों को नहीं जाने देंगे। तो इन शॉर्ट ये कहा जाता है
कि आप दूध भी दे रहे हैं और उसके अंदर मेगनिया भी डाल रहे हैं, तो ये तो कहीं की भी जायज बात नहीं होती। तो ये क्यों डाली है मेगनिया उन्होंने? तो जैसे आसिफ बाजवा साहब कह रहे थे कि बहुत समझदार आदमी है, उसकी वजह मैंने एक दे दी थी एक्सप्लेनेशन कि शायद ये वजह हो। ये मेरी कयास राय या मेरी आप कह सकते हैं एनालिसिस है। मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये चंद दिनों की बात है। वहीं किसी खास जगह से रिक्वेस्ट आएगी या नेटो से आएगी, मैं समझता हूँ चीन, मैं दूसरी तरफ समझता हूँ नेटो। इससे कि ईरान के पास दो रास्ते हैं। अगर दे वांट टू बिलिटल ट्रम्प, जो कि मैं समझता हूँ जिस समझदारी से ईरान चल रहा है नहीं करेगा, वो कहेगा कि ईरान के तिजारती जहाज जो हैं वो चाइना के की शिप्स आएंगी, रशिया की शिप्स आएंगी और वो चाइनीज पोर्ट्स पे कॉल करेंगी और वो सामान लेके जाएंगी। फिर आप देखिए कि ट्रम्प साहब एक रशियन फ्लैग कैरियर या चाइनीज फ्लैग कैरियर या यूरोपियन फ्लैग कैरियर नेटो के मुल्कों की जिन्होंने पोर्ट ऑफ कॉल या पोर्ट ऑफ शिपमेंट जो है वो ईरान का कोई पोर्ट है उसको रोकेंगे या नहीं। ईरान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फ्लैग जहाज जो है वो कर लें, वो बंदर अब्बास से कर लेंगे, अपने सारे जहाज वहां लगा देंगे। वो कह तो तब भी ट्रम्प साहब कहेंगे मैंने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया था, पूरा ईरान को ही बंद करने की बात की थी। तो ये सेबर रैटलिंग होती है, ब्रिगेडियर साहब को पता है, सिखाई जाती है तरकीब के। कई दफा सेबर रैटलिंग करके किया जाता है। दुनिया का स्टॉक मार्केट जब कल खुलेगा और ऑयल मार्केट खुलेगा उस पर इसके कोई ज्यादा तासुरात नहीं आएंगे। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ वक्त को डिले करना चाहते हैं, पीस अकॉर्ड को थोड़े अरसे किसी वजूहत से। वो वजह मैं अभी तक सही तरीके से आई कांट पुट माई फिंगर ऑन इट। द ओनली थिंग विच आई कुड थिंक ऑफ मैंने बयान कर दी। लेकिन मैं आज भी कह सकता हूं कि वॉर इज ओवर। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल हैज टेक्निकली लॉस्ट द वॉर। इससे कि या तो वो एनेक्सेशन अनाउंस करें, और अगर एनेक्सेशन नहीं अनाउंस करेंगे तो गाजा और लेबनान दोनों का हक है कि वो अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। बिल्कुल। और इस दफा उनकी सरजमीन की आज़ादी के पीछे फॉर्मूला ईरान का ताकत भी हो सकती है, हूतियों की आ जाए। इस पूरे खित्ते की सियासत रीडिफाइन हो गई है। दुनिया को पता चल गया है कि या तो अपने जोरे बाजू पे यकीन रखो, और अगर जोरे बाजू पे यकीन नहीं रखते तो ऐसे आदमी को या ऐसी ताकत को नहीं लाओ जिसकी वजह से हमसे ही दुश्मनी बढ़ जाए। अब इस पूरे वेंचर में जो सबसे ज्यादा गेन करेंगे वो 2-3 इस्लामी ममालिक गेन करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान है। इससे कि जो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि वहां पॉपुलर गवर्नमेंट्स नहीं है, वहां मोनार्की है। उस मोनार्की को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? अपने ही भाइयों बहनों से। शाह फैसल का केस भूलिएगा नहीं कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया की सियासत तब्दील हुई, जैसे कि वो साजिश अंदरूनी तौर पे डैश हो। अगर लॉरेंस ऑफ अरेबिया पहले हो सकता है तो आज के दौर में भी हो सकता है। तो उनको एक न्यूट्रल फोर्स होती है जो उनको उनकी मोनार्की को गार्ड कर रही है। बिल्कुल ठीक है। बहरेन की हुकूमत जो है वो पॉपुलेशन से ताल्लुक नहीं रखती, मेजॉरिटी से रिप्रेजेंट नहीं करती। वो कुवैत की भी सूरत हाल कुछ ऐसे ही है। खुद सऊदी अरेबिया का जो ईस्टर्न प्रोविंस है इट्स डोमिनेटेड बाय अ शिया पॉपुलेशन। ऑब्वियसली आप कुछ भी कहें, मैं खुद अहले तशी हूँ, मैं पाकिस्तानी फर्स्ट अपने आप को कहता हूँ कि, लेकिन आई डू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईरान। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप मुझे कहेंगे पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और 2 ममालिक के अंदर मसला होगा तो मोस्ट लाइकली अच्छा आई मे बी नकी साहब ये बताइए क्या आप मिडिल ईस्ट के अंदर बिलखसूस क्या आपको वहाँ पे पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल कुछ चेंज देख रहे हैं जो अभी आपने बात की उसके तनाज़र में? नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और
फील्ड मार्शल मैं साहब मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ हाँ, कि ये सारे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से वो अपना मुहाफिज बनाएंगे, पाकिस्तान को सिक्योरिटी अकॉर्ड देंगे, पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ एक पैक्ट साइन करवाएगा इन मुल्कों का कि दे विल नॉट अटैक ईच अदर फॉर द नेक्स्ट 10 years एटलीस्ट, ठीक हो गया, या सम आ गया जी, एवर। आपका और पॉइंट आ गया। पाकिस्तान गारंटर बनेगा, और उस गारंटर बनने के लिहाज से हमारे काफी फौजी जो हैं, वैसे मुझे लफ्ज अच्छा नहीं लगता, आई वुड नेवर वांट माय आर्म फोर्सेस टू बी ट्रीटेड एज अ मर्सनरी आर्मी, लेकिन पेड फॉर योर सर्विसेज सारी दुनिया हमें मर्सनरी आर्मी कहती मैं है। ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं इसका। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि जो खुसूसन गल्फ़ के ममालिक हैं उनको अमेरिका सिक्योरिटी देता था, लेकिन इस जंग के दौरान वो उन तमाम ममालिक को डिसअपॉइंटमेंट नज़र हुई अमेरिका की जानिब से जब उनके तहफ़्फ़ुज़ का मामला आया। अभी जो शमीम फरदौस नकवी साहब जिस जानब इशारा कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की जानब रजू कर सकते हैं, और क्या अमेरिका वहाँ से अपनी जो एक उसका कंट्रोल है या उसके जो वहाँ पे अड्डे हैं वो ख़त्म करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तमाम ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया टू द अमेरिकन कि आप नाकाम हो गए हमें सिक्योरिटी कवर देने में, नंबर, और आपकी वजह से देखिए हम पे जो है वो हमले हो रहे, हमारी तनसीबात पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। और एक सोच भी है, एक दो मुल्कों ने तो कह भी दिया है, कतर हो गया कि जनाब बारे कि आप जनाब यहाँ से अपने अड्डे जो हैं वो अब खत्म करें। जब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर आता है और गल्फ का भी एक नया ऑर्डर आएगा सिक्योरिटी का, तो ये सोच तो है बड़ी वहां पे कि हमें वी बी लेट डाउन बाय द अमेरिकन्स। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान ने, देखें मैं पहले उस सवाल के एग्जैक्टली मैं पहले जवाब देता था। तुर्किया ने ऐलान किया है कि वी आर क्लोज टू हैविंग अ न्यू सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म इन द गल्फ, जिसमें तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। और मैं आपको बता दूं कि जब हालात ठीक हो गए तो ईरान भी इसको ज्वाइन कर जाएगा। अच्छा। और हो सकता है कतर जो है वो भी बीच में आ जाए। तो ये जो एक हमारा जो एक मिलिट्री कोलिशन, एक डिफेंस कोलिशन जो बनेगा, ये आज भी मैं एक जगह बैठा था, वहां बात हो रही थी, तो यही हमारा व्यू पॉइंट था कि इसराइल जो है उसको एक किस्म के लिए एक डिटरेंस होगा कि जनाब अब अगर आपने मस्ती की किसी इस्लामी मुल्क के साथ इस रीजन में, तो ये ना समझे कि वो मुल्क जो है वो तनहा है और आप जो चाहें उस पर कर सकते हैं। दिस कोलिशन ऑफ मिलिट्री अलायंस विल राइज एंड दे विल फाइट यू। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो दिया गया। नंबर 2 ये है कि देखें अपना जो गल्फ वॉर थी सदाम हुसैन के दौर में, उसमें तो हमारे बड़ी तादाद में हजारों हमारे ऑपरेशनल, हमारे जो ट्रुप्स हैं, कॉम्बैट ट्रुप्स, वो सऊदी अरेबिया में पोस्टेड थे, स्टेशन थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि हमारे एयरफोर्स के एसेट्स, हमारे एयर डिफेंस के एसेट्स या हमारे ग्राउंड ट्रुप्स, जो कि डिटेल अभी पब्लिक नहीं की गई है, तो ये वही है जो कि सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन आउट की है कि हमारे ट्रुप्स वहां पे गए उस अलायंस के तहत, डिफेंस एग्रीमेंट जो म्यूचुअल है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमने अपने फोर्सेस वहां पोजीशन की है सऊदी अरेबिया में, लास्ट टाइम मुझे याद है गल्फ वॉर में ग्राउंड ट्रुप्स थे, हमारी एयर फोर्सेस नहीं थी। इस मर्तबा एक्चुअली इज अ वेरी हैवी APF कंटिंजेंट। और मैं आपको बता दूं कि ये इसराइली सोचते होंगे कि भाई अभी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या कोई सऊदी अरेबिया के साथ मस्ती करना या इस इलाके को डिस्टेबलाइज करना, तो यहाँ पे देयर इज एन एयर फोर्स जो कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक्सपर्टीज में इज मेनी टाइम्स अहेड ऑफ द इसराइली। ये वही एयर फोर्स है, याद रखे, जिसने 67 की जंग में और 73 की अरब स्पेस वॉर में इसराइली एयरक्राफ्ट गिराए थे। We are pilots were the only pilots who shot down, ये सीरिया में उस वक्त लोग पोस्टेड थे, हमारे एयरफोर्स के पायलट्स गए थे जिन्होंने इसराइली पायलट्स को जादू को नॉक डाउन किया था। तो वो भी समझते हैं। और फिर पिछले सवाल जो किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना टेक्नोलॉजिकल एज दिखाया इंडिया के अगेंस्ट। आपके ख्याल में इसराइली वाकिफ नहीं होंगे? उन्होंने मॉनिटर नहीं किया होगा? दे नो एग्जैक्टली एवरीथिंग कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अपग्रेड
is far superior. देखे ना F-35, American F-35, American 18, 15, 16, ईरानियों ने कितने आराम से 15-20 जहाज गिरा दिए उनके पास. दैट मीन ईरानियों के पास भी वो खास स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो उनके पास आ गई है. चाहे चाइनीज ने दी हो, जिसने ने दी हो, बिल्कुल उनका राइट है किसी भी मुल्क से ले. अगर इसराइल ये तमाम चीजें अमेरिका से ले सकता है, ईरान क्यों नहीं चाइना से ले सकता? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो इसराइल की जो मिलिट्री डोमिनेशन थी ना, मिलिट्री माइट थी कि इनविंसिबल है, ये जो चाहे ये कर सकते हैं, अमेरिकन जो चाहे कर सकते हैं. सर जी अब नहीं होने लगा क्योंकि अब the Muslim world has decided to get together now militarily. बिल्कुल ठीक है.